हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से माय यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जिसका शीर्षक है लासा की ओर। राइटर है इसके राहुल सांकृत्यायन। तो बच्चों, जो ये संकलन अंश है ये राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये यात्रा एक भीख मंगे के छद्म वेश में की थी। यानी ये यात्रा है वो राहुल जी ने एक भीख मंगे के वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते, दुर्गम यानी कठिन रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय की तिब्बत समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो देखते हैं। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी क्लिंटपॉन्ड का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह एक व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, अर्थात चीनी लोग। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं दुर्ग के किसी भाग में, जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ समय आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है, अर्थात वहाँ जो ये जातिगत भेदभाव है वो नहीं है, और न औरतें पर्दा ही करती हैं, यानी जो ये घूंघट फरता है ये भी नहीं है, यानी औरतें हैं वो पर्दा ही करती हैं, यानी नहीं करती। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। यानी लोग हैं वो मतलब भीखमंगों को चोरी के डर से घर के अंदर नहीं आने देते, क्योंकि जो लेखक है जो राहुल जी हैं वो एक भीख मंगे के छद्म वेश में तिब्बत की यात्रा की थी। तो उनको ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है, मतलब अपने घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, यानी नहीं तो आप वहाँ मतलब बिल्कुल उनके घर के अंदर जा सकते हो, चाहे आप अपरिचित ही हो। लेकिन वो जो मतलब भिखारी लोग होते हैं उनको अपने घर के अंदर चोरी के डर से नहीं आने देते। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रूप रंग की बना के मिट्टी के जो टोटीदार बर्तन हैं, यानी जिसको खोटी बोलते हैं, में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। यानी अगर आपको मतलब ये डाउट है कि जो मक्खन है वो सारा इस चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर मतलब जो चाय है उसको मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। यानी यहाँ राहुल जी बता रहे हैं कि मतलब लगभग 5 साल पहले हम जब इसी रास्ते से
लौटे थे और भीख मंगे नहीं, उस वक्त हम एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी और हम गांव के बाहर एक बहुत ही गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर करता है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश आवास की दुरुस्त रखते हैं, यानी उनको होश आवास है वो कम रहता है। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था, जो बहुत ही विकट था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। यहाँ राहुल जी बता रहे हैं कि 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव ये गांव वगैरह नहीं है और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक के आदमी को देखा नहीं जा सकता है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, यानी वहाँ गवाह भी नहीं मिलता है। और जो गवर्नमेंट है वो सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर इतना खर्च नहीं करती है। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्टल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुच्ची कुच्ची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। यानी यहाँ राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने सुमति से कहा कि यहाँ लड़कोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और हमें चढ़े चलेंगे, उन पर बैठकर ही चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक की जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी और न किसी तरह की हरियाली। उन पहाड़ों पर कुछ भी नहीं था, ना तो बर्फ़ थी और ना हरियाली को पेड़ पौधे थे। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चढ़ना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनिवक्तों की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह भी सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लड़कोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुँह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। यानी जो मंगोल थे उनका मुँह है वो पहले ही लाल होता है और अब वो और ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी
कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। तो यहाँ राहुल जी कह रहे हैं कि मैंने उन्हें मतलब बड़ी ही नरमी से, नम्रता से जवाब दिया कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मतलब आपको नहीं दिख रहा कि मेरा घोड़ा है वो मुझे कैसा मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लड़कोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। अब हम तिडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिडरी समाधि गिरी। यानी जो पहाड़ी दिखाई पड़ती है, जो एक छोटी सी पहाड़ी है, उसका नाम है तिडरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी यानी फाड़ना, बत्तियों के डंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर इधर ही लगा देगा। मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लाशा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। यानी यहाँ राहुल जी ने सोचा कि अगर ये यहाँ रुकेगा तो मतलब 4-5 दिन तो यहीं लग जाएंगे। तो राहुल जी कह रहे हैं कि आप मतलब जो आसपास के गांव हैं उसमें मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लाशा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने ये स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चढ़ना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ पे हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिडरी में भी थे, यानी जो सुमति है उसके परिचित है वो तिडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। लेकिन जो सुमति है वो मतलब एक और आदमी से मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कह रहा है, मतलब कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नशे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए। यानी राहुल जी कह रहे हैं कि उस टाइम मेरा भेष है वो मतलब ऐसे भीख मंगवा जैसा नहीं था। यानी ऐसा वैसा नहीं था कि वो मतलब कुछ भी ख्याल करें, कुछ भी सोचें। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्धवचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। यानी राहुल जी बता रहे हैं कि एक एक पोथी है वो 15-15 शेर यानी किलो से कम नहीं होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, यानी अब मैं पुस्तकें पढ़ रहा था। मैं पुस्तकों के मेरा मन है वो पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए।
तिडरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। यानी यहाँ राहुल जी का जो संकलन है तिब्बत यात्रा का, उसका वर्णन राहुल जी ने बहुत ही शानदार ढंग से किया है। ये एक मनोरंजन, ज्ञानवर्धक एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की एक सुंदर झांकी को भी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।